हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर में टोटल जो है ना 13 टॉपिक्स हमें कवर करने थे, जिसमें से फर्स्ट टू सिक्स्थ नंबर तक के टॉपिक्स हमने ऑलरेडी अपने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, रेगुलर क्लास प्रोग्राम के थ्रू हमने कवर कर लिए हुए हैं। आज जो है इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक नंबर 7, इंडेंचर्ड लेबर, माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया एंड द इनर वॉर इकोनॉमिक। दो टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। इंडेंचर्ड लेबर, माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, इसका क्या मतलब हो गया? इंडिया को ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ समय तक के लिए कॉलोनाइज किया गया था, वही 350 ईयर्स के करीब में इंडिया को क्या किया गया था? कॉलोनाइज किया गया था। ये जो यूरोपियन पावर है, ब्रिटिशर्स, इन्होंने दुनिया के बाकी और सारे देशों को सेम टाइम के साथ में सेम इसी ड्यूरेशन में गुलाम बनाया था। जैसे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज थी कुछ, वहाँ पे कुछ आइलैंड नेशंस थे, इंडियन ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में, वहाँ पे फिर से अफ्रीका के बहुत सारे नेशंस को इन्होंने कॉलोनाइजेशन उनका किया था, उनको कॉलोनी बना करके रखा था। वहाँ पे जब ये लोग गए थे, यूरोप के अंदर में डिमांड थी कि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लाइक उनके कॉटन इंडस्ट्री के लिए या फिर आयरन स्टील इंडस्ट्री उनके वहाँ जो लग रही थी उसके लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी। और ये जो रॉ मटेरियल्स हो गए या फिर नेचुरल रिसोर्सेस हो गई, ये कहाँ से ले जाने की प्लानिंग कर रहे थे? जिन कंट्रीज़ को इन्होंने कॉलोनी बनाया था वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। कॉटन चाहिए, कॉटन इंडस्ट्री के लिए अपने किसी कॉलोनाइज्ड कंट्री के थ्रू वो लेके जाएंगे। लेबर्स चाहिए तो वहाँ से लेबर्स का ट्रांसपोर्टेशन करते थे। ये सारी चीज़ें ये लोग करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिन जिन कंट्री को उन्होंने कॉलोनाइज्ड बनाया था, वहाँ पे जब भी लेबर की ज़रूरत पड़ती थी तो वो लोग कहाँ पहुँच जाते थे? एशिया में, इंडिया में और चाइना में, या फिर अफ्रीका में कभी कभार वहाँ चले जाते थे। क्या करने के लिए? लेबर्स का इंतजाम करने के लिए। जब वो लोग इंडिया में आए ना, तो इंडिया से क्या किया, जब लेबर्स को यहाँ से ज़बरदस्ती उनको शिप्स में लोड कर करके जब वो अपने वहाँ लेके जाने लगे, उस प्रोसेस को हमने बोला इंडेंचर्ड लेबर। एक होता है, जैसे किसी को भी आपको हायर करना ना जॉब के लिए, एक प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्ट का। आप जो है कहीं जा रहे हैं काम करने के लिए, तो आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं आपसे कुछ आपके जॉब के टर्म एंड कंडीशन रखते हैं कि आपको 2 साल के लिए जॉब देंगे, 3 साल के लिए जॉब देंगे, ये आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये आपका सैलरी पैकेज होगा। लेकिन इसको बोलेंगे कि ये आपको जॉब मिली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। लेकिन जब ये सारी चीज़ें ना हो, आपसे जॉब भी लिया जाए, आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं समझाई जाए, आपको टाइम से सैलरी भी ना दिया जाए, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? इंडेंचर्ड लेबर। ये इंडेंचर्ड लेबर में इंडिया के बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती लेकर के बाकी कॉलोनाइज्ड कंट्री में लेके गया गया। इसी को बोल देते हैं क्या? क्या माइग्रेशन हो रहा है इंडिया से। अभी जो माइग्रेशन इंडिया से जब स्टार्ट हुआ, कौन सी सेंचुरी में स्टार्ट हो रहा है? 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। बहुत सारे थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में इंडियन चाइनीज लेबर्स को काम देने के लिए, कहाँ पे? प्लांटेशन एरिया में, माइंस में। अभी हमने बोला ना कि इनको आयरन स्टील इंडस्ट्री चलानी है, तो बहुत सारे इनको मिनरल्स चाहिए होते थे। मेटालिक मिनरल हो, नॉन मेटालिक मिनरल हो, तो वहाँ के माइंस में काम करने के लिए रोड्स जहाँ बनते थे, रेलवे लाइंस बेचते थे, कंस्ट्रक्शन एरिया में, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी इन्होंने गुलाम बना के रखा था, वहाँ काम करने वाले लेबर चाहिए थे। इंडिया से, चाइना से हजारों की संख्या में ये लोगों को पकड़ पकड़ के लेके वहाँ जाते थे, उनसे काम करवाते थे। बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे ना, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेके जाया जाता था कि चलो हम आपको 5 साल के लिए वहाँ जॉब देंगे, 5 साल के बाद अगर आप चाहो तो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लेना, और नहीं मन लगे तो आप वापस आ जाना। तो यहाँ पे जबरदस्ती उनको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ के अंगूठे का निशान उन्होंने ले लिया पेपर्स पे, और उनको लेके वहाँ पे चले जाते थे। कहाँ पे? कैरेबियन आइलैंड्स में, मॉरिशस में और फिजी में। तीनों कंट्री का लोकेशन देखेंगे अलग अलग जगहों पे है। जैसे कैरेबियन आइलैंड्स कहाँ मिलेगा? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, उसके बीच में पड़ता है आपका मैक्सिको के जस्ट साउथ में मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और उसके थोड़ा सा ईस्ट में मिलेगा कैरेबियन ओशन, कैरेबियन सी पर मिलेगा आपको। उस कैरेबियन सी में बहुत छोटे छोटे हजारों की संख्या में आइलैंड्स हैं। इन सभी आइलैंड्स को बोलते हैं कैरेबियन आइलैंड्स। मॉरिशस जो है, आपको जब इंडियन ओशियन में आएंगे, इंडियन ओशियन में आप आ जाइए कहाँ पे? मेडागास्कर, मोजाम्बिक के पास में।
जब आप मेडागास्कर के पास आएंगे तो मेडागास्कर के थोड़ा सा नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में आपको कंट्री मिलेगी जिसको बोलते हैं मॉरिशस। और आपको फिजी कहाँ मिलेगी? फिजी आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये मिलेगी आपको पैसिफिक ओशन में। फिजी कहाँ मिलेगी? पैसिफिक ओशन में। मॉरिशस कहाँ मिलेगा? इंडियन ओशन में। और कैरेबियन आइलैंड कहाँ मिलेगा? अटलांटिक ओशन में। 3 ओशन में 3 आइलैंड्स को इन्होंने नेशन को कॉलोनाइज किया था ब्रिटिशर्स ने, और वहां पे काम करने के लिए चाइना से, इंडिया से ये लोग लेबर्स लेके वहां गए। और ये जो लेबर्स गए इंडिया के कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? खासकर यूपी बिहार से, सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, और ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु, तमिलनाडु के जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग थे वहीं से लोगों को उठा के लिया गया। इसके पीछे भी रीजन है। तमिलनाडु में चेन्नई का पोर्ट था, यूपी बिहार में पास में पड़ता था कोलकाता का पोर्ट, तो वहां से लेबर्स को ले जा करके शिप्स में बोर्डिंग करना आसान था। पंजाब हरियाणा से लेकर के इन्होंने कभी लेबर्स गए नहीं, क्योंकि बहुत दूरी पड़ जाती थी। तो हर जगह इन्होंने लॉजिक का इस्तेमाल किया। तमिलनाडु से अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे पोर्ट था पास में। यूपी बिहार के लेबर, सेंट्रल इंडिया के लेबर्स इसलिए चले गए कि आप अगर उड़ीसा वाले में चले जाएं, छत्तीसगढ़ चले जाएं, वहाँ पे भी पोर्ट्स पास में पड़ते थे। इन्होंने ले करके ऐसे जहाज़ों में भर भर के इनको काम कराने के लिए इन आइलैंड्स पे लेके गए। ये जो इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम है, ये एक नया सिस्टम था किसका? स्लेवरी करने का, गुलामी करने का। जैसे, क्योंकि गुलामी इसलिए बोल रहे हैं कि वहां पे इन्होंने प्रॉमिसेस तो बहुत सारे किए थे। आप चलोगे, हम आपको बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी देंगे, अच्छी जॉब देंगे, अच्छा आपको सैलरी पैकेज देंगे। घंटा कुछ नहीं हुआ। और वहां पे जाने के बाद ये पता लगा कि ना तो वहां पे लिविंग कंडीशन ठीक है। लिविंग कंडीशन कैसे ठीक होगी? अब सोचिए जरा, आपको कैरेबियन आइलैंड लेके गए हैं। कैरेबियन आइलैंड में जैसे वहाँ पे क्यूबा है, डोमिनियन रिपब्लिक है, चारों तरफ पूरा का पूरा पानी है। अगर आप भागने की भी वहाँ से कोशिश करेंगे, कहाँ भागेंगे? अगर आपके पास शिप ना हो तो तैर के तो कहाँ इंडिया आ पाएंगे, इतना दूर है। दूसरी क्या प्रॉब्लम होगी? जहाँ पे आइलैंड नेशन होते हैं वहाँ पे खासकर कैरेबियन आइलैंड की बात करें, इक्वेटोरियल जोन में पड़ता है। और इक्वेटोरियल जोन की क्या खास बात होती है कि रेनफॉल आपको हर दिन देखने को मिलेगा, टेम्परेचर आपका हाई रहेगा, तो डिजीजेज भी फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और अगर आपको एक बार डिजीज फैले, आपको लगता है कि सर्वाइव कर पाएंगे आप? चांसेस हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। अगर आपके डिजीज हुई तो ब्रिटिशर्स आपके हेल्थ का इतना ज़्यादा वो केयर नहीं करने वाले हैं। और रहना भी कहाँ था? बहुत सारे जो इक्वेटोरियल जोन के फॉरेस्ट है उन जंगलों को साफ करिए, झोपड़ी बना के वहाँ रहना होता था। आपको लगता है कि वहाँ जिंदा रह पाएंगे? बहुत सारे स्नैक्स का इलाकों, स्नैक्स बाइट के थ्रू बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे ट्रॉपिकल डिजीज फैल गए, मच्छर काट लेते उसके कारण डेथ हो जाती थी। ब्रिटिशर्स को घंटा किसी चीज़ से फर्क, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता था। ना तो वहाँ की लिविंग कंडीशन ठीक थी, ना ही वर्किंग कंडीशन ठीक था। जब तक आपको नींद ना आ जाए तब तक काम करना है, ये कोई तौर तरीका थोड़ी ना होता है। और उनके पास में कोई लीगल राइट्स भी नहीं थे। लीगल राइट्स इन सेंस कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें कही गई थी, ये तो बेचारे इलिटरेट लोग हैं। इलिटरेट लोगों को आपको लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई बातों को पढ़ के समझ सकते हैं? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल था नहीं। और अगर पढ़ के समझ भी पाए तो उनके राइट्स के लिए उनसे लड़ेगा कौन? लॉयर तो कोई वहाँ था नहीं, इंग्लिश इनको वैसे भी नहीं आती थी, तो ब्रिटिशर से लड़ कैसे पाते? तो इनके पास में वो भी राइट नहीं थे। लेकिन बहुत सारे वर्कर्स ने क्या किया कि तरीका ढूंढ लिया कि हमको कैसे वहाँ पे सर्वाइव करना है, उसके लिए तरीका ढूंढ लिया। और उसके लिए क्या किया कि इंडिविजुअल्स ने आपस में मिल मिल करके, जैसे कि भाई हैं तो इंडिया के ही ना, चाइना के ही ना, ठीक है यूपी के हैं, बिहार के हैं, तमिलनाडु के, उनको हिंदी नहीं आती होगी, उनको तमिल नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा यार हम लोग हैं इंडिया से ना, तो इंडिया के हैं, 2 साल 4 साल रहे होंगे साथ में, तो एक तरीके से उनकी बॉन्डिंग बन गई होगी कि भाई हमारा जो दुश्मन है ना सबका एक है। हम लोग अगर सारे लोग मिल के एक साथ आ जाएं तो इनके बैंड बजा सकते हैं। किसने सोचा? हमारे इंडिया के, चाइना के वर्कर्स ने। चाइना वाले जो लोग होंगे अपने ग्रुप बना लिए, इंडिया वाले लोग अपने ग्रुप बना लिए। और रिलीजियस बेसिस पे भी देखेंगे तो ज़्यादा कौन गए होंगे? यूपी बिहार में क्या मिलेंगे? हिंदू ही तो मिलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम मिलेंगे। तो यही 2 रिलीजियस कम्युनिटी के लोग वहाँ गए होंगे। चाइना में एक हान कम्युनिटी होती है, HAN, वहाँ के लोग गए होंगे। एक एग्जाम्पल है कि बहुत सारे लोगों ने, हमने कहा ना अभी कि ग्रुप बना लिए कि फाइट करना, हमें ब्रिटिशर से फाइट करना, अपने लीगल राइट्स उनके डिमांड करनी है। वैसे ही त्रिनाद एंड टोबैको, त्रिनाद टोबैको कहाँ मिलेगा? आप चले जाइए कहाँ, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री मिलेगी कोलंबिया वेनेजुएला, उसके जस्ट नॉर्थ में देखेंगे तो आइलैंड मिलेगी त्रिनाद एंड टोबैको।
तो त्रिनाद में क्या हुआ कि बहुत सारे लेबर्स गए थे वहाँ पे। जो मुस्लिम्स कम्युनिटी थे वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं अपना मुहर्रम का। तो मुहर्रम के दिन इन्होंने क्या कर लिया कि बहुत सारे मुस्लिम लोग आपस में मिल करके कम्युनिटी बना लिए, उसको बोला होसाय। क्या बोला? होसाय। और किसने बनाया इसको? इमाम हुसैन ने, जिसमें सारे रिलीजन के लोग, सारे रिलीजन कहने का मतलब हिंदू और मुस्लिम, भले मुहर्रम किसका फेस्टिवल है? मुस्लिम्स का, लेकिन वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने मिलकर के यूनिटी दिखाई। और भी सारे लोग, जैसे अफ्रीका से बहुत सारे लोगों को लेके गए होंगे, चाइना से लेके गए होंगे, तो उनकी रेस अलग है ना, सबको वहाँ बुलाए बैठाए और मुहर्रम में पार्टिसिपेट करके अपनी यूनिटी जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ दिखाते थे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो लेबर्स थे, इंडेंचर्ड लेबर, जिनको गुलाम बना के लेके गया गया था ना कि एक प्रोविजन की 5 साल तक ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो 5 साल जब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता था, इनको लगता था कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ कोई अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, हमारे डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने प्लान किया कि भैया यार यहाँ से अपने देश ही चलो, ठीक है, कुछ गुजारा बसर करके वहीं जी लेंगे, हमको जो है बाहर रह के जॉब वगैरह वगैरह नहीं करना है। तो जैसे इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता था, ये लोग सोचते थे कि यार चलो अपने देश लौट पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लेबर्स जो है वहीं रह गए, वहीं रह गए। तो आज भी इन आइलैंड नेशन में जाएंगे आपको इंडियन ओरिजिन के लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। अब ये जो इंडेंचर्ड लेबर वाली जो सिचुएशन थी ना, इसका इंडिया में बहुत लोगों ने क्या किया था, इसको अपोज किया था। जैसे श्रीनिवास चंद्रपल्ली नाम के एक व्यक्ति थे, राम नरेश श्रवण, इनको जो नोबेल पीस प्राइज मिला था। इन्होंने क्या किया, और इनके साथ में बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे इंडिया में, जिन्होंने इंडेंचर्ड जो लेबर था, इन्होंने कहा कि भाई बहुत ही ज़्यादा अब्यूजिव है, आप लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं जॉब करने के लिए, उनसे ज़बरदस्ती, वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। इस चीज़ों को लेकर करके इंडिया में बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। खासकर उस टाइम तक तो गांधी भी आ चुके थे, बहुत सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स इसको अपोज कर रहे थे। फाइनली ब्रिटिशर्स ने इसको 1921 में इसको अबॉलिश कर दिया कि ठीक है, अब इंडिया के लोगों को उनकी मर्जी के अगेंस्ट जो है किसी भी आइलैंड्स पे काम करवाने लेके नहीं जाएंगे। फाइनली जाके ये जो सिस्टम था इसको ख़त्म कर दिया गया था। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। बहुत सारे इंडियंस थे ना, आपको याद होगा क्लास 8 का हिस्ट्री जब हम पढ़ा रहे थे, उसमें आया था किसका नाम? टाटा जी का। जमशेदपुर में जो फैक्ट्री लगी थी 1907 में, तो वहाँ पे जमशेदपुर में फैक्ट्री लगी ना, किसने लगाई थी? रतन टाटा जी ने। तो रतन टाटा नहीं लगाए थे, वो थे जमशेदपुर टाटा जी। उन्होंने जो फैक्ट्री लगाई अपने पैसे पे लगाया ना। तो ऐसे उस टाइम में भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास में कैपिटल ढेर सारा था, और कैपिटल ढेर सारा था, इनकी भी प्लानिंग थी, बिजनेस माइंडेड के लोगों की, हमें भी कुछ ना कुछ हाथ पांव चलाने चाहिए और सारे पैसे कमाने के लिए। इन्होंने वही किया। जितने भी ये इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे, इन्होंने प्लान किया कि चलते हम भी अब्रॉड के देशों में अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ कुछ पैसे कमाएंगे। अब इनके दिमाग में बातें आई क्यों? इसलिए आई कि उस टाइम में अगर देखा जाए, डिमांड थी किसकी? ग्रोइंग फूड्स की। पॉपुलेशन तो डे बाई डे बढ़नी है, डेथ रेट भी ज़्यादा होगा, लेकिन बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा था। तो ग्रोइंग फूड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सबको खाना चाहिए। तो इस सेक्टर में इनको क्या दिख रहा था, एक तरीके से क्या दिख रहा था इनको कि हाँ, इस सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था। ये सोचते थे कि बहुत सारे अगर क्रॉप्स उगाएं, कैपिटल उससे कमाया जा सकता है। और बहुत सारे जो लार्ज प्लांटेशन वाले एरिया हैं, ये क्या करते थे, किसी को भी प्लांटेशन वर्क अगर करना था तो वो क्या करते थे, बैंकों से पैसे उधार ले लिया, मार्केट से ले लिया। लेकिन क्या पुअर फार्मर्स ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। फार्मर्स के पास में एक छोटी सी लैंड है, उस पर तो वो अनाज इसलिए नहीं उगाएंगे कि हमारा घर का खर्चा 2-3 टाइम के लिए कुछ खाने के लिए अनाज मिल जाए हमारे बच्चों को, हमारे सिबलिंग्स को। ये सारी चीज़ें होती हैं, पेरेंट्स तो यही चाहते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े प्लांटेशन वर्कर्स थे या फिर ऑनर्स थे, उनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं थी। उनको क्या था, ढेर सारा रुपया कमाना है हमको, बहुत सारे क्या करेंगे, पेड़ उगाएंगे, उनको बेच देंगे। क्योंकि उस टाइम में जब रेलवे लाइन बेचती थी ना, तो नीचे जो है लकड़ी का स्लीपर लगाया जाता था। अभी तो सीमेंटेड लगती है, लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था। तो हमारे वहाँ से, खासकर साउथ इंडिया से, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स यानी यंग बिजनेसमैन थे, वो लोग निकले। उन्होंने कहा कि हमें जो है अलग अलग एरिया में बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम है शिकारीपुर श्रॉफ है, नौती कोटई चट्टियार थे। ये सब लोग कहाँ के? साउथ के हैं। ये दो ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने किसमें अपना स्टार्ट किया बिजनेस करना, बैंक एज अ बैंकर और ट्रेडर।
ये क्या करते थे, जैसे इनका काम ही था कि गांव टाइप के साहूकार होंगे, इन्होंने सोचा कि यार जो हम लोगों को लोन बांट रहे हैं मंथली मंथली इंटरेस्ट रेट पे बांट रहे हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक ऑफिस खोला जाए, ऑफिस खोल के एक प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड तरीके से लोगों को लोन बांटे, इससे हमको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा और ढेर सारी चीज़ें भी हो पाएंगी। तो इन्होंने ऐसा ही किया, ये दोनों लोग मिल करके इन्होंने बैंक डाल दिया। एक बैंक आज जैसे लेवल का नहीं था, लेकिन जो भी था ठीक ठाक था उस टाइम के लिए। इन्होंने क्या कर लिया कि बैंकर्स ने, ट्रेडर्स ने मिल करके ये क्या कर लिया, बैंक डाल दिए। अब ये क्या करते थे, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते थे, जिनको भी एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत ज़्यादा बिजनेस करना था, ऐसे लोगों को ये क्या करते थे, लोन देते थे। और ये एग्रीकल्चर सेक्टर किस में, सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे बिजनेसेस को ये क्या कर रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। और बहुत सारे यूरोपियन बैंक के साथ भी इनका टाई अप था, कुछ पैसे उधार यूरोपियन बैंक देते थे, कुछ इंडियन बैंक जो इन लोगों ने खोल रखा था इससे भी मिलता था। लेकिन उनको ये लगा कि ये जो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है बहुत ज़्यादा, जैसे पैसे ट्रांसफ़र करना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहुत ज़्यादा क्या था, सोफिस्टिकेटेड था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था इसके लिए, और लार्ज डिस्टेंसेस में खासकर। तो इन्होंने इसके लिए भी प्लान निकाला कि भाई एक बिजनेस, मान लीजिए एक ऑफिस इंडोनेशिया में है, एक ऑफिस इंडिया में है, किसी बिजनेस का दो जगह ऑफिस है ना, हम क्या कर सकते हैं कि सेम कंपनी के एक बिजनेसमैन को कुछ कैश ट्रांसफर कर देते हैं इंडिया वाले ऑफिस में, और इन्हीं से बोल देते हैं कि आप अपने कंपनी वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए इंडोनेशिया में कि हमारे इस बंदे को इतना पैसे वो दे देंगे। तो इसका एक तरीका निकाला गया कि जिससे जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस पे पैसे कैसे हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते थे। क्लियर हुआ इतना। थर्ड टॉपिक है इंडिया ट्रेड कॉलोनाइजेशन एंड द ग्लोबल सिस्टम। इंडिया का ट्रेड भी बढ़ रहा था, भले ही एक तरफा हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इम्पोर्ट कम हो, या फिर इम्पोर्ट ज़्यादा हो एक्सपोर्ट कम हो, कॉलोनाइजेशन भी हो रहा था। और ये जो ग्लोबल सिस्टम है, पूरी दुनिया की बात हो रही है एक साथ में, सारी कंट्री तो एक ही साथ रन कर रहे होंगे ना, तो इसमें इंडिया का क्या इंटरेस्ट थे, क्या इसको प्रॉस था, क्या कॉन्स था, क्या इफेक्ट्स पड़ रहे थे, ये सब चीज़ें। अब ब्रिटिशर्स की जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी थी कि ये जो कपड़े इंडिया में बेचते थे कौन लोग, ब्रिटिशर्स, तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में कोई कपड़े बेच रहे हैं इंडियंस को, तो उस पर टैरिफ नहीं लगता था। क्या नहीं लगाते थे, टैरिफ तो लगाते नहीं थे, क्योंकि इसको बोलेंगे क्या, इम्पोर्ट, यानी जब कोई सामान हम किसी दूसरे देश से खरीद रहे हैं, तो इंडिया किसी चीज़ को जब इम्पोर्ट करता था तो उस पर टैक्स टैरिफ कम लगता था। लेकिन जब इंडिया से किसी चीज़ को एक्सपोर्ट हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं, उस पर क्या करते थे ये लोग, हैवी ड्यूटी लगा देते थे। क्या करते थे, हैवी ड्यूटी। इसके कारण क्या हो गया कि बाहर के जो यूरोपियन देश है उनको ये लगता था कि अगर इंडिया से कोई भी हम कॉटन का मटेरियल खरीदेंगे, सिल्क का मटेरियल खरीदेंगे, हमारे लिए महंगा पड़ रहा है। तो इससे क्या हुआ, महंगे के चलते वो लोग खरीदना बंद कर दिए। जैसे ही खरीदना बंद किए तो हमारे वहाँ के जो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन थे, उनकी बिजनेस क्या हो गई, चौपट हो गई। उनकी बिजनेस क्या हो गई, चौपट हो गई। और इस कॉलोनाइजेशन के चलते हमारे इंडियन मार्केट्स में बहुत सारे यूरोपियन प्रोडक्ट्स क्या हो गए, फ्लड करने लगे। फ्लड इन सेंस की हमारे किसी भी जो भी कम्युनिटी इंडिया में, वो केवल कौन से प्रोडक्ट खरीद रही है, वो खरीद रही है ब्रिटिशर्स वाले। क्यों, क्योंकि वो सस्ते मिलते थे, मशीनों में बनते थे, उनकी क्वालिटी थोड़ी बहुत अच्छी होती थी, और सबसे मेन वजह यही था कि सस्ते थे। लेकिन हमारे जो अच्छी क्वालिटी के फाइन कॉटन क्लोथ्स थे, रेशम क्लोथ्स थे, ये यूरोपियन मार्केट में जो पहले बहुत ज़्यादा बिक पा रहे थे, अब नहीं बिक पा रहे थे। क्यों, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने हैवी ड्यूटी लगा दी। तो यूरोपियंस को ये लगता था कि यार इंडिया का सामान अब बहुत महंगा आ रहा है, क्या ज़रूरत है खरीदने का, हम यूरोपियन से ही खरीद लेते हैं। इसके कारण क्या हो गया कि ब्रिटेन का ट्रेड में सरप्लस हो गया इंडिया में, यानी ब्रिटिशर्स इंडिया को बेच ज़्यादा रहे हैं, अब खरीद कम हो रहे हैं, तो उनका ट्रेड सरप्लस हो गया। इससे क्या हो गया कि हमारे वहाँ ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला। हमारे वहाँ क्या मिला, ट्रेड डेफिसिट, उनके वहाँ क्या हो रहा है, ट्रेड सरप्लस। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये फील किया कि अदर भी जो कॉलोनाइज्ड कंट्री हैं वहाँ पे इनका क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। क्या है, ट्रेड डेफिसिट। तो उन्होंने प्लान किया कि हम उन देशों को भी अपने प्रोडक्ट्स जो है ढेर सारे बेचते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने लेट 19वीं सेंचुरी में वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ज़्यादा क्या किया, हेल्प किया था। और ब्रिटेन जो है हमेशा क्या फील करता रहा, ट्रेड डेफिसिट अदर कंट्रीज के साथ में। क्या हमने दुनिया को बेचा है, या इंडिया की तरफ से क्या क्या बेचा गया, उसमें क्या था, फूड ग्रेन्स थे, रॉ मटेरियल्स थे, जो इंडिया से क्या की जाते थे, एक्सपोर्ट की जाते थे ब्रिटेन से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये
19वीं शताब्दी के बाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज ही किया है। ऐसा नहीं था कि हमारे जो ट्रेडर्स थे ना अपनी मनमर्जी से बेच रहे हैं ब्रिटिशर्स के फोर्स के थ्रू या ब्रिटिशर्स ही बेच रहे हैं। आप ऐसा समझेंगे कि हमारे वहाँ से फूड ग्रेन्स का रॉ मटेरियल्स की बिक्री बढ़ी इसलिए है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसके लिए उनके ऊपर दबाव डाला था। और जो एक्चुअल इनकम थी वो इंडियंस को कहाँ मिल पाती थी। जो ब्रिटिशर्स का एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया में वो बहुत ज़्यादा था। जितना हम इंडिया ब्रिटेन को बेच पा रहे हैं उतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स से क्या कर पा रहे हैं, खरीद पर। देख रहे होंगे ना, माउंटेन्स है, यहाँ पे शिप्स लगी हुई हैं। इन शिप्स से लोग अपना सामान लेके आ रहे हैं इंडिया में, इनको बेच रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे थे इनडायरेक्टली। और हमारे बिजनेसेस को इन्होंने क्या कर दिया, चौपट कर दिया। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। आप क्या करेंगे, अब देखिए टर्म 2 के आपके एग्जाम्स ना ऐसा लगता है कि शायद टल जाएं या फिर एमसीक्यू फॉर्मेट में फिर से होंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। स्कूल्स भी बहुत सारे स्टेट्स में अभी क्लोज चल रहे हैं। इलेक्शन तक खुलने के तो स्कूल कोई चांसेस नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सीरियस मोड में ऑनलाइन को ही सीरियसली लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस को आप टॉपिक्स को पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। नहीं करेंगे तो आगे चल के दिक्कत होगी। फर्स्ट वीडियो गया था, बहुत कम ही बच्चों ने, आप लोग क्लास में जितने भी बच्चे हैं बहुत कम ही बच्चों ने असाइनमेंट किया। बहुत गलत बात है ये। सबको असाइनमेंट्स करने चाहिए। जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिएगा वो करिए, नोट्स बनाइए, एक्टिविटी करते रहिए। नहीं करेंगे तो सारा पढ़ा लिखा भूल जाएगा। समझ में आई बात। सो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।